कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना पाठ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अभाज्य व भाज्य संख्याओं की, यानी किन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, किन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। हमने अपने कल के वीडियो में बात की थी गुणनखंडों की। आज हम उन्हीं गुणनखंडों से इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। उसी से हम अभाज्य और भाज्य में आएंगे। जैसे हम एक संख्या लें एक, इसका गुणनखंड एक ही होता है, तो उसके गुणनखंड यानी गिनती करेंगे तो एक ही होगा। संख्या दो लें, दो के गुणनखंड, अब एक तो सबका गुणनखंड होता है, दूसरा गुणनखंड दो का दो होता है। इन दो की हम गिनती करें तो एक और दो, तो गुणनखंडों की संख्या दो। संख्या तीन लें, इसके गुणनखंड एक और तीन, यदि इनकी गिनती करें तो यह भी दो ही हैं। संख्या चार लें तो इनके गुणनखंड होंगे एक, दो और चार। एक, दो और चार की हम गिनती करें तो इनकी संख्या है तीन। हमने संख्या पांच ली, इसके गुणनखंड एक और पांच, गिनती करी तो संख्या दो। इसी प्रकार संख्या हम छह लें तो इसके गुणनखंड होते हैं एक, दो, तीन और छह। यदि हम इसकी गिनती करें एक, दो, तीन, छह की, तो इनकी संख्या चार है। इस प्रकार हमने सात की, आठ की, नौ की, 10 की हमने अलग अलग गुणनखंड निकाले और उनकी गिनती करी तो कुल कितने गुणनखंड हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या को हम देखें तो एक संख्या का तो एक ही गुणनखंड की संख्या है। दो की संख्या, दो में के दो गुणनखंड हैं, तीन के भी दो ही गुणनखंड हैं, चार के तीन गुणनखंड हैं, पांच के दो हैं, छह के चार हैं, सात के दो गुणनखंड हैं, आठ के चार गुणनखंड हैं, नौ के तीन गुणनखंड हैं, 10 के चार गुणनखंड हैं, 11 के दो गुणनखंड हैं और 12 के छह गुणनखंड हैं। यानी इसमें गुणनखंड दो प्रकार के हैं। कुछ संख्याओं के गुणनखंड दो हैं और कुछ संख्याओं के गुणनखंड दो से अधिक हैं। हम संख्या एक को यदि छोड़ दें तो दो किस किस के गुणनखंड हैं? एक दो का गुणनखंड दो है, तीन के गुणनखंड दो हैं, पांच के गुणनखंड भी दो हैं, सात के गुणनखंड भी दो हैं और 11 के गुणनखंड भी दो हैं। तो यहां से हमें एक परिभाषा एक मिलती है कि हम कहते हैं कि जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं अभाज्य होती हैं। अभी दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक तो एक है, दूसरी वह संख्या स्वयं है। जैसे हम सात का देखें, सात का गुणनखंड एक तो एक है और दूसरा सात है जो संख्या स्वयं है। ऐसे ही पांच में दो गुणनखंड है, एक एक और दूसरा पांच, यानी वो संख्या स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके गुणनखंड दो से अधिक होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार भाज्य और अभाज्य संख्याएं इस प्रकार की होती हैं। तो वे संख्याएं जो ये चीज यहाँ लिखी भी है, वे संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड हैं, एक और वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। इसी प्रकार वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। अब एक संख्या एक आई, एक के न तो दो गुणनखंड है न दो से अधिक गुणनखंड है, यानी वह इन दोनों परिभाषाओं में कहीं भी ठीक नहीं बैठता है। तो वो न तो भाज्य संख्या में आता है और न अभाज्य संख्या में। अब इसमें एक कार्य आपके लिए दिया गया है कि 25 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी है, लेकिन 25 से बड़ी मत लिखिएगा, 25 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है 30 और 40 के मध्य की अभाज्य संख्याएं लिखिए। यानी 30 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको आप ढूंढ के, उनकी स्वयं गणना करके, उन्हें देख के कि इनके दो से ऊपर गुणनखंड तो नहीं है, उन संख्याओं को लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सम व विषम संख्याओं की। यदि हम दो के गुणज और गुणज की भी हमने कल बात की थी, तो दो के यदि हम गुणज देखें तो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस प्रकार यह आगे को भी बढ़ते रहता है क्योंकि गुणज अपरिमित होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। तो दो के जो गुणज हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी दो के जो गुणज हैं वे सम संख्या है। अब शेष बची प्राकृत संख्या। हमने प्राकृत संख्या कहा, याद रखिएगा, प्राकृत संख्या कहा, पूर्ण संख्या नहीं कहा, तो इसलिए शून्य नहीं आएगा। तो शेष कौन कौन सी प्राकृत संख्या बची? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। ये संख्या विषम संख्या है, यानी दो के गुणज तो सम होंगे और शेष बची संख्याएं विषम होंगी। अब हम पहचानेंगे कैसे? कोई बहुत बड़ी संख्या हमारे सम्मुख है तो हम दो के गुणज में तो उसका हिसाब बहुत देर तक नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए हम उसके इकाई का अंक देखते हैं। तो वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो वे सम संख्याएं होती हैं।
यानी इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। 57,836 एक संख्या हमने ली, इसका इकाई का अंक 6 है, तो हमने सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो 6 है, तो 6 में देखिए आप, ये 0, 2, 4, 6, 8 जिसमें होता है उसमें हमने कहा सम संख्या है, तो इसमें भी 6 है, तो यह भी एक सम संख्या होगी। अब एक उदाहरण हमने और लिया, 7,80,357, इसके इकाई के स्थान पर 7 है। अब 7 हमने कहा था कि सम संख्या वो होती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अब यहाँ 7 है, इसलिए यह सम संख्या नहीं है, तो यह एक विषम संख्या है। सम नहीं है तो यह एक विषम संख्या है। अब हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.2 हल करते हैं कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि दो संख्या हमको दी है, उनका योग सम होगा या विषम होगा बताना है। यदि दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों सम संख्याएं हैं, यानी दो संख्या पहले करते हैं, दो संख्याएं हैं दोनों विषम हैं, तो इसको हम एक उदाहरण लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने उदाहरण लिया कि दोनों विषम संख्याएं लेनी है हमें। हमने उदाहरण लिया 5 और 9 दोनों विषम है, इनका योग करके देखा, 5 धन 9 ये 14 आया। अब 14 सम संख्या है। इसी प्रकार हमने 7 और 19 दो विषम संख्या और ले ली, इसको भी जोड़ के देखा, 7 धन 19 ये 26 हो गया, जो कि सम संख्या है। तो हमने दो उदाहरणों से देखा कि दो विषम संख्याओं का योग सम आ रहा है। तो इसको हम एक नियम के रूप में भी ले सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब दूसरा इसने कहा दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं, इसका भी हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने दो सम संख्या ले ली 6 और 12, इसको जोड़ा, इसका योग करा, तो 6 धन 12 बराबर 18। 18 भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार दो संख्याएं और ले ली 14 और 22, इसको भी जोड़ के देखा, 14 और 22 को जोड़ के देखा तो 36 आया, जो कि सम संख्या है। तो यहां भी हमारे पास हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को आप घर में स्वयं भी देखेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।